ठीक है। अच्छा, ये BCS उसके सेकंड वाले हैं ना ये। अच्छा देखिए, आज ये हमारा जो लेक्चर है वो हमारा पहला चैप्टर है, और वो उसका जो नाम है इस चैप्टर का वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। तो इस पर हमने बहस करनी है कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, और फिर ये मैट्रिसेस का हमें क्या फ़ायदा है, और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और मैट्रिसेस की तारीफ़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसमें पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना इक्वेशन, देखिए पहले ये तो है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से तीन बातें पैदा होती हैं। एक है हमारे पास कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। दूसरा हमारे पास है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। और तीसरा होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तीन बातें हैं यहाँ पे। तो पहले हमारे पास आएगा कि भाई व्हाट इज इक्वेशन, फिर आ जाएगा हमारे पास ए लीनियर इक्वेशन, और फिर आ जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जहाँ तक मैथमेटिकली ये लफ्ज़ इक्वेशन का ताल्लुक है, और आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं मसावात। मसावात का मतलब होता है बराबरी के, यानी मसावात का मतलब बराबरी के भी होता है, ठीक है। तो चुनांचे जब हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो इक्वेशन की डेफिनेशन है वो कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन के वाले से एन इक्वेशन is a mathematical statement an equation is a mathematical statement that two expressions are इक्वल। ये हम ऐसे उसको डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि एक इक्वेशन जो है एक किस्म का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक बयान है, यानी एक ऐसा बयान है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, रियाजी के हिसाब से बनाया हुआ एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा बयान है कि जिसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सप्रेशन जो है वो उनके बीच में इक्वल का निशान है। तो उसने लिखा भाई कि ए इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो इस किस्म के हम इस किस्म जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं ये एक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए बीच में लफ्ज़ आ गया इक्वल, इक्वेशन आ गई है। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसाल मैंने लिखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x + 4 = 10, मैंने ये लिख दिया। जब आपने लिखा x + 4 = 10, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि देखा ये एज ए होल पूरा, देखिए ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये सारा, ये पूरा एक मैथमेटिकल, ये पूरे का पूरा जो है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसमें से हमारे पास एक इसका ये जो है, ये देखें, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक और एक्सप्रेशन है, ये एक और एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में बराबरी का निशान है। तो उसने ये कहा कि भाई कि एक इक्वेशन जो है एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अगर आप ये लिख देते हैं, मिसाल है, आपने लिख दिया यहाँ पर x + y + 9 = 45, आपने ये लिख दिया मिसाल के तौर पर। यस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए मैथमेटिकल, ये हमारे पास जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है निशान क्या है, 45 का, चुनांचे ये हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमेशा इसका मतलब ये निकल गया कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें बराबरी का निशान हो, इक्वलिटी का साइन हो, तो चुनांचे वो उस स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा जो होता है वो होता है राइट साइड पे, देखें ये जो हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये जो है ये हमारा जो है ये राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब कि हर इक्वेशन के हमेशा दो साइड होंगे, एक लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। अब इसमें यह भी हो सकता है, जैसे मिसाल आपने लिखा, आपने यहाँ लिख दिया कि जी 3x + 9 = 0, आपने ये लिख दिया।
जहाँ कहीं भी इक्वलिटी आ गई, देखें बीच में इक्वलिटी आ गई, 3x + 9 = 0, बीच में बराबर आ गया, तो वो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन बजाय इसका खाली अगर ये लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ हो 2x + 4y, बस खाली ये लिख दे, ये तो ये इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, तो बहरहाल कहने का मकसद यह कि एक इक्वेशन जो है एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जिसमें दो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल हों। तो इस किस्म का जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, एक रियाजियाती बयान होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशंस है ना, ये मैं बताऊं आपको कि इक्वेशन जो है ये तमाम वो शोबे ज़िंदगी के जहाँ के ऊपर जहाँ पर भी मैथमेटिक्स से हमारी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे इक्वेशन ज़रूर होती है। मैथमेटिक्स में जो है ये इक्वेशन, उसमें तो बड़ा कुछ इक्वेशंस पे है। आप फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स के प्रॉब्लम हल करें, वहाँ पर भी इक्वेशन है। आप केमिस्ट्री को पढ़ें, उसके प्रॉब्लम हल करें, वहाँ पर भी इक्वेशंस हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स को लें, वहाँ पर बहुत बेशुमार मसले हैं, उनको हल करें, वहाँ पे भी इक्वेशंस हैं। आप इवन के कंप्यूटर साइंस को पढ़ें, उसमें भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर बहुत ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें भी इक्वेशन पैदा होती हैं। बैंकिंग है, आप बैंक में चले जाएं, बैंक के अंदर हमेशा इक्वेशन से काम हो रहा है। जितनी भी उनकी डिज़ाइनिंग, जितना भी उसने उनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनी हुई है, सब के अंदर जो है वो इक्वेशन इन्वॉल्व है। तो जहाँ कहीं भी हम मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम, ऐसे बेशुमार प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस ना हो तो हम उन सवालों को आसानी से हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने अब यहाँ पर इक्वेशन मतलब क्या आती कहाँ से है। अब मिसाल देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, मैं भी इसको हल नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछता है कि भाई एक कार है, वो uses 1 liter of petrol every 8 किलोमीटर। कहते अगर आप एक गाड़ी है, ठीक है, वो 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर जाती है, तो उसका जो पेट्रोल खर्च होता है वो खर्च होता है 1 लीटर का, ये खर्च होता है। ठीक है, आपने जाना है कितना है, तो फिर वो आपसे पूछता है कि एक गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो कहते हैं कि फिर आप ये बताएं कि हाउ फार, कितने दूर वो गाड़ी जाएगी, कितने दूर वो कार जाएगी। कैन द कार रन ऑन 1/2x ऑफ लीटर्स, 1/2x ऑफ लीटर्स। अगर मैं इसको और थोड़ा आसान कर दूं, मैं आपको और आसान कर दूं, मिसाल है, मैं आपको थोड़ा इस सवाल को समझाने के लिए मैं आसान कर दूं आपको। वो आपसे कहता है कि जो एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है 8 किलोमीटर जाने के लिए। तो चुनांचे वो कहते हैं कि ये बताओ कि वो गाड़ी जो है वो 14 लीटर में कितना फासला तय करेगी। मिसाल मैंने इस सवाल को ऐसे बना दिया, यानी एक गाड़ी 1 लीटर में 8 किलोमीटर जाती है, तो वो गाड़ी जो है वो 1/2x, देखिए रन ओवर 1/2x। अगर आप पास 1/2x ऑफ लीटर, यानी असल में यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन को मोर जनरल किया हुआ है। चलिए आप इसको हटा दें, मैं आपके लिए आसान करता हूँ, आप ये कर लें, ऐसे कर लें कि ए कार यूजेस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एवरी 8 किलोमीटर, हाउ फार कैन द कार रन ऑन 14 लीटर्स। आप ऐसे कर लें, चलिए छोड़ें उसको, x/2 को छोड़ दें, सो मेनी लीटर्स। कहते अगर आपके पास 14 लीटर हैं पड़े हुए, तो उस 14 लीटर के अंदर वो कार आपकी कहाँ तक जा सकती है। अब ये सवाल जब आप हल करेंगे ना, और हल करने की कोशिश करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे, अंदाज़ा नहीं बल्कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं, तो आप मैथमेटिक्स की इक्वेशंस बनेंगी इसमें, और इक्वेशन बनने के बाद आप इसको फ़ौरन हल कर लेंगे कि भाई अगर हमारे पास 14 लीटर पेट्रोल है तो उसमें हमारी वो गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। एक तो ये, उसका अगला पार्ट है, देखिए उसका सेकंड पार्ट है, कहते हैं कि हाउ मच पेट्रोल डज द कार यूज टू रन 125 किलोमीटर्स। मिसाल है, आपने यहाँ से जाना है अटक पे जाना है, अटक पुल पे जाना है, और आपको पता है यार कि अटक पुल का फासला यहाँ से 125 किलोमीटर है। आपको ये पता है, आप ये जानते हैं कि भाई मेरी गाड़ी इस किस्म की है कि वो गाड़ी जो है, इसका जो इंजन है वो इस किस्म का है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर तक जा सकती है। अब आपने जाना है यहाँ से अटक पुल तक, और आप ये भी जानते हैं कि अटक पुल का फासला जो है वो यहाँ से कितना है, 125 किलोमीटर है। तो आप गाड़ी में पेट्रोल भराना चाहते हैं,
जाहिर बात है अगर आप के पास पेट्रोल कम हो गया, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप एक हिसाब लगाते हैं मैथमेटिकली कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर तक जाती है, मैंने जाना है अटक, अटक का फासला यहाँ से 125 किलोमीटर है, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए बगैर किसी मसले के, बगैर किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर आसानी से पहुँचने के लिए मुझे गाड़ी में कितना पेट्रोल कम से कम डलवाना चाहिए? तो ये फिर हम मैथमेटिक्स से करेंगे। आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे, आपको मैथमेटिक्स आती है, आपको रियाजी आती है, आपको मसवात हल करनी आती है, इक्वेशंस आती हैं, सब कुछ आपको बनाना आता है, तो आप उसको बैठ के हल कर लेंगे, आप उतना पेट्रोल डलवा दें, आप आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उसने ये लिखा, उसने कहा भाई कि एक कार है, उसका इंजन, उसकी मशीनरी इस टाइप की है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल डालें 8 किलोमीटर तक वो चली जाती है। तो फिर वो कहते हैं भाई कि ये बताओ कि अगर आपके पास 14 लीटर पेट्रोल हो तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? इसमें तो यह है कि यहाँ पर मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि अगर इतने लीटर पेट्रोल हो तो कितने दूर तक आप जा सकते हैं। यहाँ सवाल कुछ और है, यहाँ ये है कि आपको ये पता है कि आप गाड़ी के अंदर ये सलाहियत है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर जाती है और आप जाना चाहते हैं 125 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको कितना पेट्रोल चाहिए? तो आपने देखा कि ये जो 2 सवाल हैं, देखा जाए ये जो सवाल हैं ये हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के सवाल हैं, और इस सवाल को अगर हम हल करें, हम हल करना चाहें तो ये खुद ब खुद इक्वेशनें बनेंगी, इक्वेशनें बनेंगी, फिर आप उस इक्वेशन को हल करेंगे। ये जो हमारे पास हम कहते हैं ना कि इक्वेशन को हल करो, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम इस पर दूसरी बहस करेंगे। बहरहाल अगला सवाल देखिए, वो कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल measures 10 डिग्री ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, बहुत से मसवातों के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको सवाल पढ़कर बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा खुद लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों इसलिए लगाना पड़ता है कि भाई वहाँ पर उसे बताया नहीं होता, बहुत सी बातें आपको नहीं बताई होती, लेकिन उसने सवाल के अंदर इस किस्म की बातें लिख देते हैं वो लोग कि आप उससे बहुत कुछ खुद कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स 10 डिग्री ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एंगल। 10 डिग्री। अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि जब भी आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए आपने ये ट्रायंगल बनाई, ये आपने एक ट्रायंगल बनाई, तो इस ट्रायंगल के 3 एंगल हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 3 एंगल हैं। तो होने को तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई शायद तीनों एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो। लेकिन सवाल आपको ये बता रहा है, जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर एंगल जो है वो तीनों एंगल इक्वल नहीं है। हालांकि उसने नहीं बताया, उसने नहीं लिखा कि सपोज वी हैव ए ट्रायंगल हुज एंगल्स आर अनइक्वल, कि उसके एंगल अनइक्वल हैं, उसे कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन जब आप सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल इस टाइप की बनी हुई है कि उसके अंदर जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? रीजन क्या है? कहते हैं कि अब हमें ये पता है कि भाई कि एक ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल होते हैं। अब वो कहते हैं अब अगर 3 एंगल हैं, ठीक है, तो उधर वो कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देखें एक, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स, यानी अगर आप एक ट्रायंगल को मेजर करते हैं तो वो 10 डिग्री ज़्यादा होता है देन 10 डिग्री ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एंगल, वो सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट, देखिए लफ्ज़ देखें स्मॉलेस्ट, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर रखो लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, एंगल में इतना लेस देन फाइंड द, ये यहाँ पर इतना ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एंगल, एंड द थर्ड एंगल मेजर 10 डिग्री लेस देन द ट्वाइस, देखें यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये स्मॉलेस्ट, 2 दफ़ा स्मॉलेस्ट आया है। तो इसका मतलब ये निकल गया, कि जब स्मॉलेस्ट का जिक्र आ गया, सबसे छोटे का, तो समझ में कि वो तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें हो और तीनों में स्मॉलेस्ट का तस्वुर आ जाए, ग्रेटेस्ट का तस्वुर आ जाए, तो समझ में वहाँ पर वो मिकदारें सारी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल वो कहता है कि हमारे पास 3 एंगल हैं, एक ट्रायंगल में 3 एंगल तो होते हैं, ये उसने नहीं बताया, ये आपको पता होना चाहिए भाई कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उस लेवल के ऊपर आपको बहुत सी बातों का, मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए कि भाई अगर उसने ये कहा भाई कि हमारे पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं। अब ये नहीं वहाँ पे कहेंगे कि 4 एंगल तो नहीं है, ट्रायंगल में कब 4 एंगल हुए हैं। तो यहाँ वो कहता है भाई कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कहता है उसका एक एंगल ऐसा है कि वो कैसे, उसका क्या पैमाइश है, मेजर 10 डिग्री ग्रेटर देन दी स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है उससे वो 10 डिग्री ज़्यादा है।
उससे वो 10 डिग्री ज़्यादा है। यानी मतलब है कि जब आप उस ट्रायंगल के अंदर, उस ट्रायंगल के एक एंगल में, ठीक है, किसमें, सबसे छोटे एंगल में, ठीक है, इफ वन एंगल, कहते हैं अगर आप उसके सबसे छोटे एंगल में 10 डिग्री को ऐड कर दें तो एक और उससे जो बड़ा एंगल है वो बन जाएगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वो सबसे छोटा है। जैसे मिसाल है, मैं रफली बात कर रहा हूँ, देखिए ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये देखिए दिस इज द स्मॉलेस्ट। ये मैं ज्योमेट्रिकली आपसे बात कर रहा हूँ, हम अपनी आंखों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी यहाँ पर ये जो एंगल है ये में सबसे छोटा नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं भाई कि ये यहाँ पे ये कैफियत और सूरत हाल है कि अगर आप इस ट्रायंगल के एक एंगल के अंदर जो सबसे छोटा है उसमें 10 डिग्री का इजाफा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि उसका एक और एंगल बन जाता है। नहीं पता कौन सा बनता है, हमें नहीं पता कौन सा बनता है। मिसाल है, आपने इस एंगल में 10 का इजाफा कर दिया इस छोटे वाले में। अगर मिसाल है ये एंगल अल्फा है, ठीक है, इसमें आपने 10 का इजाफा कर दिया, 10 डिग्री का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया, ये बन गया। तो उसे देखें, पढ़ें, सवाल को पढ़ें, क्योंकि इसके सवाल आपके रिटर्न प्रॉब्लम पर्चों में आएंगे। कहते हैं इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का एक एंगल इस किस्म का है कि उसकी जो पैमाइश है वो 10 डिग्री ज़्यादा है सबसे छोटे एंगल से। सबसे छोटे एंगल में आप 10 डिग्री ऐड कर दें, वो एंगल बन जाता है। चलो जी ठीक है, तो इन दोनों का हमें पता चल गया कि जी ये सबसे छोटा है, नहीं पता कितना है, लेकिन इससे ये 10 ज़्यादा है, ठीक है। चुनांचे अगर ये अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा प्लस 10 आ गया, ये अल्फा प्लस 10 आ गया। अभी तक हमें अल्फा का कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके मुकाबले में ये 10 डिग्री ज़्यादा है। चलो जी, अब तीसरे तो बाकी है, तीसरे क्या बनेगा आगे। फिर वो कहता है एंड द थर्ड एंगल मेजर 10 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। अब देखिए, आप इसको पढ़ के समझिएगा। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो इक्वेशनें आती हैं, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, ये जो इक्वेशनें बनकर किताबों में आती हैं या किताबों में लिखी होती हैं या आप पढ़ते हैं उसमें इक्वेशनें लिखी होती हैं, वो कोई ऐकी बैंकी नहीं होती। वो उसके पीछे कोई सिस्टम होता है, उसके पीछे पूरा कोई निज़ाम होता है। हाँ, वो निज़ाम बैंक से ताल्लुक़ रखता हो, वो निज़ाम जो है फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता हो, केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो, बाज़ार में ख़रीद और फ़रोख्त से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। तो वो कोई ऐसा एक सिस्टम काम कर रहा होता है, तो उसमें वहाँ पर उस पूरे सिस्टम में जो निज़ाम काम कर रहा होता है उसको हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में ले आते हैं। जब हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में उसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं कि फ़लाँ सिस्टम की जो कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसको अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, रियाजी की ज़ुबान में। आपने जब उसको आप उसे जब मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर वो मैथमेटिक्स की एक शक्ल में आता है, तो वो फिर वहाँ पर फिर उन जगह पे इक्वेशनें वहाँ से आती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि हम किसी सिस्टम जो कि काम कर रहा होता है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसकी जो खसूसियात हैं, वो जिस तरीक़ाकार पे काम कर रहा होता है, उसको जब हम रियाजी की ज़ुबान में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से इक्वेशनें पैदा होती हैं। तो ये इक्वेशन कोई ऐसी ऐकी बैंकी नहीं होती। जैसे अब वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब उसने कहा कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो सबसे छोटा ज़ाविया है उसके मुकाबले में एक ज़ाविया ऐसा है, यानी एक एंगल ऐसा है कि वो एंगल जो है वो सबसे छोटे एंगल से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो मैंने वैसे आपको रफली बता रहा हूँ, यानी अगर ये एंगल सबसे छोटा हमें नज़र आ रहा है, यानी कोई छोटा तो होगा, ये है, तो इसमें अगर आप 10 का इजाफा कर दें तो आपको ये मिल गया। अब भाई तीसरे का फिर क्या है, तीसरे का क्या बनेगा, तो फिर उसका बताया उसने। वो कहता है कि एंड द थर्ड एंगल, लेकिन तीसरा एंगल जो है वो क्या है, कहते हैं एंड द थर्ड एंगल मेजर्स 10 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। वो कहता है कि अगर सबसे देखें ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देखें थर्ड एंगल मेजर्स 10 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा एंगल है उसको आप ट्वाइस कर दें, यानी डबल कर दें। जब हम सबसे छोटे एंगल को डबल करते हैं तो वो एंगल हो गया हमारे पास, देखें ये ट्वाइस हो गया, ये हो गया 2 अल्फा, बशर्ते कि सबसे छोटा अगर एंगल अल्फा है। अगर ये अल्फा एंगल है, ठीक है, जब इसको आप ट्वाइस करते हैं, डबल करते हैं, यानी मिसाल अगर ये सबसे छोटा है, अगर ये 40 डिग्री है तो इसका डबल 80 बन जाएगा। तो उसने कहा भाई कि जो थर्ड एंगल है उसकी यह खूबी है कि एंड द थर्ड एंगल मेजर्स 10 डिग्री लेस देन, वो 10 डिग्री कम है, लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे छोटे एंगल के डबल से 10 डिग्री कम है। तो अगर हम सबसे छोटे एंगल को ट्वाइस कर दें, ठीक है, वो इतना बन गया, इसमें 10 डिग्री कम करें, ये मैंने 10 डिग्री माइनस कर दी,
ये मैंने 10 डिग्री माइनस कर दी। तो अब ये जो मिकदार आ गई है, ये हमारे पास सबसे छोटे एंगल के डबल से 10 डिग्री कम है। तो वो कहते हैं कि जो तीसरा एंगल है वो इसके बराबर हो जाता है। यानी अगर मिसाल, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो समझ रहे कि जो हमारे पास बी एंगल तो ये बन गया, सी एंगल तो अल्फा लिया हुआ था, तो ये ए एंगल आपका जो है वो ए एंगल इतना बन गया, ए एंगल इतना बन गया। तो फिर वो कहते हैं जी कि यहाँ पर फिर आप क्या करें, कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ दी find the measures of the angles, find the measures of the angles। कहते हैं आप तीनों एंगल बताएं, आप तीनों एंगल बताएं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमें हमारा खाली ये छोटा एंगल निकल आया, छोटा एंगल निकल आया, तो तीनों निकल आएंगे क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन पैदा हो गया है। तो बहरहाल अगर सबसे छोटा एंगल अल्फा है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशनें आती हैं, जो इक्वेशनें हम जिसको अब जब इक्वेशनें आ जाती हैं कि लिखी आपको हल करने पड़ जाती हैं, तो आप ये ना समझे कि ये किसी ने आंखें बंद की और लिख दिया है। ये सारी इक्वेशनें जो है, ये पीछे कोई निज़ाम काम कर रहा होता है, कोई सिस्टम काम कर रहा होता है। उस सिस्टम का ताल्लुक जहाँ से भी हो, तो उस सिस्टम का जो काम कर रहा होता है उसको आप मैथमेटिक्स की ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो ट्रांसलेट करने के बाद तो जो आता है वो इक्वेशन आती है, फिर वहाँ से हम अपने काम चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया कि एक एंगल अगर अल्फा है छोटा सबसे, तो जो उस दूसरा वाला है वो अल्फा प्लस 10 बन जाएगा। जो तीसरा है वो सबसे छोटे के डबल से 10 कम हो गया। तो इसका मतलब कि आप हमारे पास जो तीन एंगल हैं वो क्या हो गए, एक अल्फा हो गया, एक अल्फा प्लस 10 हो गया, एक 2 अल्फा माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करें? फिर मैं आपको फिर वही बात बता दूं कि जिस वक्त आप प्रॉब्लम को हल करते हैं तो बहुत सी बातों का आपको पता होना चाहिए। इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल हैं उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपने 9वीं 10वीं क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ें कि हमारे पास एक ट्रायंगल के तीन एंगल जो हैं उनका सम जो है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। तो चुनांचे अगर यहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करें तो यहाँ पर जगह देखें एंगल ए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और इनका सम जो है ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से आपने जो एंगल ए है, देखें ये एंगल ए के लिए था, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई है 2 अल्फा माइनस 10। जो एंगल बी है वो हो गया अल्फा प्लस 10, और एंगल सी जो था वो अपने अल्फा दिया हुआ था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए आप ये चीज़ें, अब देखें ये पूरा जो इतनी बड़ी, देखें ये जो इतनी बड़ी चीज़ लिखी है, देखें यहाँ पर कहते हैं कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इस 4 लाइनों का जो मैथमेटिकल एक्विवेलेंट है, मैथमेटिकल एक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उसके बिल्कुल हम पल्ला चीज़, आप ये पूरी इतनी बड़ी बात करें, आप यहाँ पे खाली ये कर दें और इसको और भी छोटा कर दें। देखें 2 अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये बन गया 4 अल्फा, ये 10 कट गया, 4 अल्फा इज इक्वल टू 180। आपको ये चीज़ बन गई। तो ये पूरा इतने बड़े बयान, ये इतना बड़ा जो बयान आपने किया है ये 4 लाइनों में, इसका मुकाबले में आप मैथमेटिक्स में कह दें कि 4 अल्फा इज इक्वल टू 180, ये वही चीज़ है। अब ये हर कोई नहीं समझता, ये वो समझेगा जो मैथमेटिक्स समझता है कि देखो उधर कितना जुमला लिखा हुआ है उसने, और मैथमेटिक्स ने उसको अपनी जुबान में जब उसको ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट करके उसको बना दिया है 4 अल्फा इज इक्वल टू 180, ये बना दिया। अब वो चीज़ और ये चीज़ एक ही है। अब ये वो आदमी जो मैथमेटिक्स नहीं समझता वो तो आपको उठ के गले देगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो। लेकिन जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो कहे हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। तो चुनांचे आपने आप ये जब आ गया तो ये हमारे पास इस पूरी से ये इक्वेशन बन गई। तो आपने देखा कि इक्वेशनें जो बनती हैं वो इक्वेशनें कोई वैसे नहीं बनती, उस इक्वेशन के पीछे पूरा कोई एक मसला प्रॉब्लम होता है। तो ये हमने ये बना दिया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है जी, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो भी मैं इस पर आता हूँ, करने के बाद हम सारी बातों को हल कर लेंगे। तो देखा आपने देखा कि हमारे पास पहले ये इक्वेशन थी, ठीक है, उसके साथ ये आई, फिर एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। फिर अब ये जो सारी जो मिसालें हैं, अब आगे देखें, अब यहाँ पर ये दे रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹2000। आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, आजकल हमारा सारा कारोबार बैंक में होता है। आप बैंक में गए हैं, बैंक में जाने के बाद आपने वहाँ पे 2000 रुपये जमा कर दिए। जब 2000 जमा कर दिए तो आप बैंक में जो पैसे जमा करते हैं तो ठीक है, आप जिसे भी जमा करते हैं भाई कि मेरे पैसे महफूज रहें, आपका मद्देनजर ये भी होता है, लेकिन उसमें आपका ये मकसद भी होता है यार कि हमें मुझे कोई और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। सूद भी मांगते हैं आप, ठीक है ना, वो आप मांगते हैं सूद के हवाले से, ठीक है। अब उस सूद को आप जायज़ के, हराम के, हलाल के, उस मौजू पे नहीं पड़ता।
लेकिन आप कुछ मांगते हैं कि भाई मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुम्हें, तुम मुझे ज़्यादा दोगे, वो भी देते हैं आपको। तो खैर, तो वो कहते हैं भाई कि हमारे पास ऐसा है कि आपने 2000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, 2000 रुपये, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं आपने, ठीक है, और कितने अरसे के लिए किए हैं? 30 महीनों के लिए आपने वो जमा किए हैं, 30 महीनों के लिए, ठीक है। बैंक आपसे कहता है कि भाई ठीक है, अगर तुम मेरे पास पैसे लाते हो और पैसे लाके जमा करते हो, रखते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें 12.2% पर एनम, अब इसको समझ लें, वो कहता है, बैंक कहता है, बैंक वाले कहते हैं कि जी 12.2% पर एनम, पी पर एनम, पर एनम, उसने आपसे वादा किया है कि भाई इसका मतलब ये निकला कि 12.1/2%, यानी क्या मतलब? 12.5 रुपए। देखिए इसको अगर हम कहें 12.1/2, 12.5 रुपए, यानी 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे, यानी मतलब ये बन गया, बैंक वाले कहते हैं कि भाई बात ये है कि अगर तुमने हमारे पास परसेंट 100 सेंट 100 पर फीस हो, तो यहां में परसेंट बात है 100 के साथ। वो कहते हैं, बैंक वाला कहते हैं भाई अगर तुमने हमारे पास 100 रुपये रखवाए, कितने अरसे के लिए रखवाए? पर एनम, 1 साल के लिए। आपने अगर हमारे पास 100 रुपये रखवाए, 100 रुपये रखवाए, कितने अरसे के लिए? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद अगर हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको 100 के साथ 112 रुपये 50 पैसे और एक्स्ट्रा देंगे, यानी आपको हम देंगे 112 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब ये है, ये पूरा जुमला लिखा गया है, इसका जुमले का मतलब ये है कि जी बैंक वाले कहते हैं कि भाई अगर आपको हम 12.1/2% पर एनम के लिहाज से हम आपको प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 रुपये हमारे पास रखवाए तो 1 साल के बाद हम आपको 12.5 रुपये देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, यानी 112 रुपये 50 पैसे हम आपको देंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये है, अब वो जमा करवा रहा है 2000 रुपये, 100 तो करवा नहीं रहा, 2000 करवा रहा है। अब मजीद ये है कि वो 1 साल के लिए नहीं करवा रहा, वो करवा रहा है 30 महीनों के लिए, 30 महीनों के लिए, ठीक है। 30 महीने 2 साल भी नहीं बनते, ठीक है। 30 महीने अगर 1 साल होता 12 महीने, 2 साल होता 24 महीने, 3 साल होता 36 महीने, अगर 1 साल होता 2 साल होता, हिसाब आसान होता। लेकिन यहाँ पर जो हिसाब है वो 1 साल भी नहीं है, 2 साल भी नहीं है, 3 भी नहीं है, बीच में 6 महीने उल्टा और लगाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका जो इन्हिसार है, उसका दारोमदार जो है वो इस बात पर भी है कि आपने कितने 100 रुपये कराए और कितने अरसे के लिए करवाए। तो कहते भाई कि बताओ कि अगर वो आदमी, वो शख्स 2000 रुपये बैंक में रखवा देता है इस शराइत के ज़ेर असर, तो जब वो 30 महीने के बाद आप पास जाएगा तो बैंक वाला आपको इतने पैसे देगा। ये प्योरली एक बैंक प्रॉब्लम है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। जब इसको भी हल करेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगी, जब इक्वेशन को हल करेंगे आपको फौरन आंसर मिल जाएगा कि भाई कि हाँ मुझे बैंक इतने पैसे देगा। अगर उसने आपको इतने पैसे दिए ठीक है, ना दिए तो बैंक वाला आपके साथ बेईमानी कर रहा है या गलती कर रहा है। आप उससे पूछ सकते हैं भाई कि क्यों तुमने तो ये मेरे साथ शराइत लगाई हैं, तो तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं, इतने कम क्यों दे रहे हो या ज़्यादा दिए तो वापस कर दें। बहरहाल मैथमेटिक्स आ रही है। फिर एक और सवाल, वैसे ये सारी बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशनें, मसावातें जो आपको किताबों में आप हज़ारों की तादाद में देखते हैं, तो वो कहीं वैसे नहीं आती, वो किसी सिस्टम के तहत आती हैं। आगे कहता है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 140। 2 नंबर्स हैं, आपको नहीं पता 2 नंबर कौन से हैं, मगर कहता है कि आपको उसने 2 नंबरों का सम, मजमुआ दे दिया है। 2 नंबरों का सम 140 है, यानी आपने 2 नंबरों को जमा किया। एक ये नंबर है, यहाँ पर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों को जमा किया 140 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आपसे मैं पूछूं कि जी वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर कौन से हैं, तो इसको तो लाखों आंसर हैं, इसको बहुत से आंसर हैं। मिसाल है ये नंबर, एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, यहाँ पर एक नंबर हो गया 1 और दूसरा बन गया 139। अब 139 जमा 1 140, ये नंबर भी हो सकते हैं। आप कहें जी एक नंबर जो 1 है, दूसरा 139 है। कोई दूसरा लड़का है वो कहता नहीं जी ये नंबर जो है ये 50 है, ये 50 है, और दूसरा जो है ये हमारे पास 90 है, ये 50 है और ये 90 है। देखें दोनों का सम 140 बन रहा है। तो इस किस्म के सवाल के जो सॉल्यूशंस हैं, जो इसका मतलब इसका जो जवाब है वो लामुतनाही है।
लेकिन आगे देखें, आगे वो कहता है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, वो 2 नंबर इस किस्म के कि जब उनको आप जमा करते हैं तो उसका जो मजमू है वो 140 आता है, मगर उन दोनों को जब आप माइनस करते हैं